तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमने जो सीखा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, हमने देखा कि अगर मेजरमेंट में चेंज है, रिकग्निशन में चेंज है, या प्रेजेंटेशन में चेंज है, इन तीनों चेंजेस को हम मानते हैं कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और हम इसका जो इफेक्ट लेते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसके ना एक्सट्रैक्ट सीखे थे। एक्सट्रैक्ट तो सीधी सीधी बात है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या एसओपीएल में जो इनकम और एक्सपेंस में एसेट्स लायबिलिटी में इफेक्ट आता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। वो किसी स्टैंडर्ड के नहीं होते, ट्रांजैक्शन के होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए हमें पता होता है कि इसको किस तरह से डील करना है। उसके बाद है नोट्स। नोट्स हमेशा स्टैंडर्ड के होते हैं, हर स्टैंडर्ड के अपने नोट्स होते हैं और हर कॉन्सेप्ट के नोट्स होते हैं। अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसीज के नोट्स की बात करें तो कहता है कि अगर तो आपने नोट्स बनाने हैं या डिस्क्लोजर्स बनाने हैं, आपने इसके इफेक्ट्स लेने हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के किस किस एलिमेंट पे इफेक्ट आएगा और एसओपीएल के किस किस एलिमेंट में इफेक्ट आएगा। इफेक्ट से क्या मुराद है? इंक्रीज या डिक्रीज। अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम एक्सट्रैक्ट भी बनाएंगे और उसके नोट्स भी बनाएंगे। पेपर में इसके सवाल ही टोटल 4 टाइप के हैं, एमसीक्यूज आना, डिस्कशन करना, एक्सट्रैक्ट या नोट्स। एक क्वेश्चन देखिए जरा, एग्जांपल नंबर 5 है बुक की। Following information has been extracted from the financial statement for the year ended December 24। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसने बता दिया और उसके ऊपर छोटा सा स्टार भी बना दिया। इस स्टार का मतलब यह है कि नीचे उसने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बताई हो। रिलेट्स टू प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब ये जो डेप्रिसिएशन आपको गिवन है ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की भी है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी है। फिर नेट प्रॉफिट दे दिया, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और रिटेन्ड अर्निंग। To provide more relevant and reliable information about investment property, it has been decided to change the measurement basis. To change the measurement basis. इसका मतलब है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाह रहा है। For investment property from cost model to fair value model. पहले वो कॉस्ट मॉडल पे थी तो इसका मतलब उसकी डेप्रिसिएशन भी आ रही होगी, और दूसरा जो फाइनेंशियल पोजीशन में पड़ी होगी वो किस वैल्यू पे पड़ी होगी? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कॉस्ट मॉडल है ना। अब वो कहते हैं उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखें, और ये बताया ना साल बताया जाए ना तो वो करंट ईयर होता है 2024 के एंड पे, क्योंकि 2024 का भी साल तो हो चुका है। अब क्या हम सिर्फ 2024 के साल को चेंज करेंगे या जो पिछले साल है वो भी चेंज करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है तो पिछले साल भी चेंज करेंगे। The only investment property of KEL is building purchased on 1st January 2021 at a cost of rupees 150 million
60% of the cost represent building component, having useful life is 20, residual value rupees 10. The depreciation is included in the above draft financial statement. अच्छा, उसने कहा है कि 60% कॉस्ट रिप्रेजेंट द बिल्डिंग कंपोनेंट, इसका मतलब है बाकी 40% का क्या, वो लैंड होगी. The fair value of the investment property has increased by 6% each year since acquisition. कहता है उसकी फेयर वैल्यू 6% बढ़ रही है. कहता है सबसे पहले तो प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, फाइनेंशियल पोजीशन का, एसओपीएल का और रिटेन अर्निंग का, और हम इसी क्वेश्चन के नोट्स भी बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट भी बना लेते हैं और नोट्स भी बना लेते हैं. तो चलते हैं सवाल के ऊपर. सबसे पहले पेपर में तो आपने ऐसा नहीं करना, पेपर में पहले 2 पेजेस के ऊपर, 1 पेज के ऊपर एक्सट्रैक्ट बन जाएंगे, 1 पेज के ऊपर नोट्स, और तीसरे पेज से वर्किंग स्टार्ट करेंगे. बट अभी हम वर्किंग करने लगे हैं. वर्किंग के अंदर आपके ख्याल में क्या कौन कौन सी चीजें इफेक्ट होंगी? डेप्रिसिएशन खत्म होगी पहले से, इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन आ रही है उसको निकाल देंगे, प्रॉफिट भी चेंज होगा और एक नया हेड बनेगा एसओपीएल के अंदर, फेयर वैल्यू गेन या लॉस. पीपी को कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं हुआ. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी चेंज होगा और रिटेन अर्निंग भी, क्योंकि प्रॉफिट चेंज होगा तो रिटेन अर्निंग भी चेंज होगा. ठीक होगी बात. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसने डेप्रिसिएशन ली कितनी हुई है और फेयर वैल्यू गेन कितना आ रहा है. तो वर्किंग नंबर 1 कह ले. हाँ जी, 1121 उसने 150 मिलियन का एसेट खरीदा जिसमें 60% बिल्डिंग है. कितना? 90. 90 आ रहा है. और लैंड कितनी आ रही है इसमें? लैंड को क्योंकि हमने बुक वैल्यू में तो लिखना है ना. अब सबसे पहले 31 दिसंबर 21, कितने साल लाइफ है उसकी? 20 साल. उसने कुछ भी नहीं बताया कि स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. तो लाइफ गिवन है तो किससे करेंगे? स्ट्रेट लाइन से. रेसिडुअल वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाय 31 दिसंबर 22, तब भी 4, 31 दिसंबर 23 और 31 दिसंबर 20. उस टाइम एसेट की बुक वैल्यू कितनी पड़ी है? अगर हम, क्योंकि हमें सबकी बुक वैल्यू चाहिए, दिसंबर 21 में कितनी थी, दिसंबर 22 पे अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, और कम्युलेटिव इफेक्ट से भी हमें पता चल सकता है. हाँ जी, 90 में से 16 माइनस हो रहा है, 74 प्लस 60, क्योंकि 60 तो साथ ही रहेगा ना. 134. उसके बाद फेयर वैल्यू गेन भी चेक कर लेते हैं. देखिए, आपने एसेट खरीदा था 150 का, दिसंबर 21 के अंदर 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, 6% बढ़ रही है ना वैल्यू, तो कितनी वैल्यू होगी? 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 करेगा, 159 पूरा. 150 दिसंबर 22, 159 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 कितना?
168. December 23, 168.54 multiplied by 178.68. फिर 31st December 24, 178.68 multiplied by 1.06. 189.38. चलें जी, अब हम देख लेते हैं इसका फेयर वैल्यू गेन कितना है। यहां पर कितना आ रहा है 9, फिर इन दोनों का डिफरेंस 9.54 और 10.11, 10.7, चलो 7 ये 7। अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस हमने रिवर्स करने हैं वो भी आ गया, और जो हमने फेयर वैल्यू गेन लिखना है वो भी आ गया। तो जब क्वेश्चन अब हम अपनी वो वर्किंग कर लेते हैं, जो स्पेशल एक टेबल बनाते हैं 2024, 2023, 2022 और 2021 डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। ऐसा ही है हर साल 4 से। फिर फेयर वैल्यू गेन लिखना है। हाँ जी, 2021 में कितना था 9, फिर 9.54, 10.7। इसे हम कहेंगे इफेक्ट फॉर द ईयर। हाँ जी, पहला 13 आ गया, फिर 13.54, 14.11 और 14 कम्युलेटिव इफेक्ट। हाँ जी, पहला एज इट इज, फिर इसमें ऐड करके 26.54, फिर 40.65, 55.37 या 38। चलिए समझो, अब हमने सिर्फ पोस्टिंग करनी है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट देखते हैं। तो एक्सट्रैक्ट में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो है, जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, उसमें से ये चीजें प्लस कर दें या माइनस कर दें? डेप्रिसिएशन में वो प्लस डेप्रिसिएशन में से निकालनी है या डेप्रिसिएशन में ऐड करनी है? डेप्रिसिएशन में माइनस करनी है। और एक नया हेड बना देंगे फेयर वैल्यू गेन का, वो लिख देंगे। और प्रॉफिट फॉर द ईयर के अंदर ये प्लस कर देंगे, और रिटेन अर्निंग के अंदर ये इफेक्ट ले लेंगे, और रिटेन अर्निंग के अंदर भी ये इफेक्ट लेंगे, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर भी यही इफेक्ट ले लेंगे। या अगर आपने उसका फेयर वैल्यू गेन डायरेक्ट लेना है, क्योंकि अब उसको हमने फेयर वैल्यू पे रखना है ना, फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो उसकी फेयर वैल्यू पड़ी हुई है हर साल के एंड की, डायरेक्ट वो लिख दे वहां से। ये अभी जो आपने फेयर वैल्यू निकाली है, ये दिसंबर 2021 में इस पे आएगा। फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे आती है? एट द एंड ऑफ द ईयर फेयर वैल्यू पे। तो ये आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर फेयर वैल्यू पड़ी हुई। और अगर आप उसके अंदर गिवन वैल्यू के अंदर भी प्लस माइनस करेंगे तो आंसर यही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उस तरीके से जाएगा उसको फिर इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट अभी वीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाने का तरीकाकार क्या है कि जब आपका फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो एंड ऑफ द ईयर जो फेयर वैल्यू पड़ी है वही आपका आंसर है। चलिए जी, सबसे पहले तो हम नाम आ जाएगा KEL,
statement of profit or loss for the year ended बल्कि SOFP ऊपर लिखते हैं क्योंकि SOFP में हमने 3 साल लिखने होते हैं ना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2024, 2023 और 2022 रुपीज इन मिलियन। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास पड़ा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एज इट इज आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1534 1569 1457। फिर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या आएगा एंड ऑफ द ईयर जो उसकी फेयर वैल्यू पड़ी है 159 168 अच्छा 22 का 168.54 168 फिर 37 या 3 फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग में हमारे पास जो भी गिवन है हमने कम्युलेटिव इफेक्ट इसके अंदर ले लेना। तो 2022 के एंड तक 26.5 ये 2022 का एंड ये रिटेन अर्निंग के 2022 की अमाउंट में ऐड कर दे, फिर ये नेक्स्ट वैल्यू में ये ऐड कर दे, नेक्स्ट वैल्यू में ये ऐड कर दे, क्योंकि इसमें ना पिछला जो कैरी ऑन ब्रॉड ऑन होता है वो भी कैरी होकर आ रहा होता है। जो एसओपीएल के अंदर आता है वो फॉर द ईयर इफेक्ट आता है एसओपीएल के अंदर, और जो एसओएफपी के अंदर आता है वो कम्युलेटिव इफेक्ट आता है। हाँ जी, तो बताएं आपके पास जो भी रिटेन अर्निंग है उसमें 26.54 ऐड कर दो 302.54 फिर 414.65 513.37 ये हमारा एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बन गया। उसके बाद हमने जाना है एसओपीएल के एक्सट्रैक्ट पे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम SOPL for the year ended 31st December 20 और इसमें सिर्फ 2 साल लेने हैं अपने, एक 24 और दूसरा 23। सबसे पहले आपकी डेप्रिसिएशन चेंज हुई। जो डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 2023 की और 24 की, इसमें सिर्फ इफेक्ट फॉर द ईयर एडजस्ट करना है, तो 4 इसमें माइनस कर दें, एक 24 बच जाएगी और एक 23। फिर आप लिख ले फेयर वैल्यू, बिल्कुल ले सकते। हाँ जी, फेयर वैल्यू गेन में कितनी अमाउंट आ रही है जी? आपने 2023 का बताना है और 2024 का बताना है, और वो भी सिर्फ फॉर द ईयर। तो आप फॉर द ईयर इफेक्ट पे जाएं, 10.11 और 10.71 10.11 और 10.71 फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर अच्छा, प्रॉफिट के ऊपर जो आपने इफेक्ट लेना है ना वो फॉर द ईयर लेना है। ये जो नेट इफेक्ट आ रहा है
2023 के प्रॉफिट में 14.11 ऐड कर दो और 2024 के प्रॉफिट में 14.71 ऐड कर दो, क्योंकि उसमें तो डेप्रिसिएशन भी रिवर्स होगी और फेयर वैल्यू गेन भी ऐड होगा। तो 2023 का प्रॉफिट कितना आ गया? 112.11 9071। तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट बन गए एसओपीएल का भी और एसओएफपी का भी। अब उसके बाद स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, उसका तरीका वही है। कहां से स्टार्ट करना है? पिछले साल के स्टार्ट से, और उससे पहले जो इफेक्ट है वो उसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। करंट ईयर का इफेक्ट और लास्ट ईयर का इफेक्ट वो हमने दिखाना होता है, और उससे पहले जितने भी साल आ रहे हो। तो हमारे पास यहां पर अगर देखें तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां पे, ऐसा ही है। इसका जो पहले है वो कम्युलेटिव इफेक्ट ले लो। ये दो तरीके हैं जी, इन दोनों को प्लस करके या नीचे वाली वैल्यू ए की 13.54 को प्लस करके अलग है, सिर्फ फॉर द ईयर है तो प्लस, अगर कम्युलेटिव है तो लास्ट, क्योंकि उसके अंदर वो पिछला प्लस हो चुका होता है। और करंट ईयर के जो प्रॉफिट के अंदर इफेक्ट है वो हमने फॉर द ईयर लेनी है, 14.11 और 14.71। चलें जी करते हैं इसको। नाम आ जाएगा KEL, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24। हमने स्टार्ट कहां से करना है? पिछले साल के स्टार्ट से। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22 या 1123। हाँ जी, कितना बैलेंस है रिटेन अर्निंग का? 270। इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज 26.5। बैलेंस एट दिसंबर 22 रीस्टेट। दिसंबर 22 या 1123 एक ही बात है। कितना? 302.54। 302.5। उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, और कौन से साल का प्रॉफिट लिखना है? 2023। रीस्टेटेड। हाँ जी, जो आपने करेक्ट प्रॉफिट निकाला है वही एज इट इज ऐड करके लिख 112.11। बैलेंस एट दिसंबर 23 41.65। ये आपका उधर भी रिटेन अर्निंग में भी यही आ रहा होगा, जो आपने रिटेन अर्निंग का एक्सट्रैक्ट बनाया होगा ना, वहां से पता भी चल रहा होता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 24 कितनी अमाउंट है? 98.7 71 था 72 था। चलो ठीक। बैलेंस एट दिसंबर 24 51.3। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पर। ये तो बिल्कुल वही चीजें हैं, कॉपी पेस्ट ही करनी होती हैं, सिर्फ आपको फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक होगी बात। इसके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ये बहुत आसान है।
एक्सट्रैक्ट में आप सॉरी इसके जो नोट्स हैं वो इससे भी ज्यादा आसान है। तो आए जरा नोट्स लिख ले, KEL notes to the financial statement for the year ended 31st December 2020। अगर फाइनेंशियल पोजीशन का बनाएंगे तो पिछले कितने साल लेंगे? 2 साल। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में याद रखें इसके 3 साल लेंगे और फाइनेंशियल पोजीशन के 2 साल लेंगे अगर पॉसिबल। ये जो आप लोग पिछले 2 साल और पिछला 1 साल है ना, ये एरर में होता है, बस नोट्स टू द एरर के अंदर, पॉलिसीज के अंदर ऐसा नहीं होता। तो यहां पर हमने क्या लेना है? 2024, 2023 और 2022। यहां पर आपका फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चेंज आ रहा था? एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चेंज आया और रिटेन अर्निंग के अंदर है, बस। कम हुए ज्यादा? तो लिखना भला क्या है, ये जरा ध्यान से, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंक्रीज इन, और जितनी वैल्यू इंक्रीज की है ना आपने वो वैल्यू लिख दें। और वो कौन सी रो उठाकर लाओगे? कम्युलेटिव इफेक्ट वाली, वही वैल्यू ऐड की है ना हमने, तो वो वैल्यू एज इट इज लिख दो जो कम्युलेटिव इफेक्ट में लिखी है। 2022 में कितनी वैल्यू इंक्रीज की थी? 26 पॉइंट, और 2023 में 40.65, और 2024 में 55.37। जो आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया और किस एलिमेंट में किया, बस वो लिखना होता है। इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग सेम आ जाएगा। पेपर में आपने ऐसे नहीं लिखना, पेपर में आपने वैल्यू लिखनी है। 26.54, 40.65 और 55. और कोई एलिमेंट चेंज किया हमने तो उसके बाद आ जाए नोट्स टू द, बल्कि यहां पर हमने ऊपर हेडिंग में लिखना था, वो एक हेड जो एक पैराग्राफ भी लिखना होता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवा दूंगा, क्वेश्चन भी करवा दूंगा और वो पैराग्राफ भी लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद एसओपीएल का लिखें जरा। एसओपीएल में किस किस एलिमेंट में चेंज आया? डेप्रिसिएशन में, फेयर वैल्यू गेन में, और प्रॉफिट फॉर द, वही लिखे, इन डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू गेन, और इंक्रीज इन प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन में क्या चेंज आया था? 4 से डिक्रीज किया, और सिर्फ 2 साल लिखने हैं, इसमें 3 साल। फेयर वैल्यू गेन में 23 और 24 में कितना चेंज आया था? 10.11 और इसमें फिर क्या आ जाएगा? 14.11, 14.7। ये आपके नोट्स बन गया। एक पैराग्राफ ऊपर लिखना होता है कि जो चेंज लाते हैं ना उसको भी एक पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं, वो पैराग्राफ मैं आपको अगली क्लास में करवाता हूं, ठीक है। तो ये हमारे नोट्स हैं। तो नोट्स बहुत ज्यादा आसान होते हैं, बस आई कैप ये चाहता है कि इनको पता हो कि नोट्स बनते कैसे हैं। हम अपनी मर्जी करके आ जाते हैं जिसकी वजह से इसमें फंस जाते हैं।